नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि जिस इतने दिनों से जो एचडीएफसी बैंक भाग नहीं रहा था, लगातार गिरावट हो रहा था, आज देखिए धीरे-धीरे करके एचडीएफसी बैंक किस तरीके से खुद को मतलब एक एक अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ, एचडीएफसी का जो अभी वैल्यूएशन है, वो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता का मतलब क्या है? अगर आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का पी रेशियो 18 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 12 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ज़्यादा देखने को मिला। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको खुद का पी रेशियो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था कहाँ तक? 34 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो है 18 के आसपास। और वो कौन सा लेवल में है? जो लेवल में कोविड के टाइम में पी रेशियो था, 17 के आसपास। मतलब पी रेशियो वही लेवल में है जो लेवल में कोविड के टाइम में था। तो सोचिए, कोविड के टाइम में जो पी रेशियो देखने को मिला था, वही पी रेशियो आज यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब इन चीज़ों को समझिए कि जिस तरीके से कोविड के टाइम में पी रेशियो गिरा था, अगर इसको मैं 10 साल तक कर दूँ, तो आप सिचुएशन को पहले चलो मैं लाइफ टाइम कर देता हूँ और भी आसानी होगा। देखिए जब नीचे आए, जैसे देखिए 2009 में पी रेशियो आया था 17 के आसपास, वहाँ से जंप करके कहाँ गया? 37 के आसपास। और देखिए फिर से एक बार नीचे आया था कब? 2014 में, सॉरी 13 में 21 के आसपास आया था, फिर से जंप होकर कहाँ तक गया? 34 तक। और कोविड के बाद में कहाँ पे आया था? कोविड के बाद में, कोविड के टाइम में आ गया था करीबन करीबन 12-13 के आसपास। तो वहाँ से जंप होकर कहाँ तक गया? करीबन 25-26 के आसपास। तो वही लेवल में फिर से आ चुके हैं, तो क्या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? इस चीज़ों को तो पहले समझना पड़ेगा। दूसरी बात, कंपनी की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए, तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी वही लेवल में है जो कोविड के टाइम में था, उससे भी नीचे चला गया। तो मतलब कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, इस कंपनी का जो जर्नी होना स्टार्ट होगा, तो वो कंपनी रुकेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, 35,000 से 47,000 इस बार तो सारे हाथ पार कर दिए, अराउंड 80,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो कंपनी इतना बड़ा तगड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 12,600 करोड़ से 18,000 करोड़। उससे पहले कितना था? 10,400 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को यहाँ पे कंपनी क्या क्या जनरेट किया। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी एक बेस्ट कंपनी है मेरे लिए, और इस कंपनी के ऊपर अभी से मैं कम क्वांटिटी को ऐड करता जा रहा हूँ। जब मुझे एक ग्रोथ दिखे तब मैं इस कंपनी के ऊपर एग्जिट करने का डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर चार्ट को देखेंगे तो देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किए और देखिए ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जब भी ऊपर जा रहे हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं? पहली बात, कंपनी की अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, और वो भी शानदार तरीके से एक डेटा देखने को मिलेगा। वो डेटा क्या है? देखिए कंपनी बार बार क्या कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब भी वो नीचे लेवल में आ रहा है, वहां से बाउंस बैक कर रहा है, और दोबारा फिर से इस नीचे लेवल में आया, यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो रेंज है, इतने दिनों से जो इस रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, जो 1300 लेकर 1800 लेवल तक, ये जो रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, इस रेंज से जब निकल बाहर जाएंगे, तब इस कंपनी एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा लोअर साइड में कुछ इस तरीके से लेवल में मेरा एंटी है, और मैं इस एंटी को जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर एक चीज़ों को आपको याद रखना है कि आईईएक्स जो कंपनी है, वो इसके ऊपर जो मोनोपोली बिजनेस था, वो मोनोपोली बिजनेस खत्म होने के बाद भी इस कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि मोनोपोली बिजनेस खत्म हो ना हो, कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। जैसे कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का कैपेक्स जो है, वो इस बार 14 करोड़ के आसपास है। तो आप कहेंगे सर बेकार कैपेक्स है। हाँ, पिछली बार कितना था? 8 करोड़। उससे पहले कितना था? 11 करोड़। उससे पहले कितना था? 20 करोड़। मतलब कंपनी इसी रेंज के बेसिस में कैपेक्स को हमेशा अनाउंसमेंट करता है। तो देखिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि इसका हमेशा कैपेक्स बहुत ज़्यादा होगा। कंपनी एक सर्विसेज कंपनी, तो उस बेसिस में कंपनी का कैपेक्स थोड़ा थोड़ा होना चाहिए।
तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं डीएएम एंड टीएएम इसके ऊपर कंपनी का मार्केट शेयर 94% है। इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग सेक्टर के ऊपर 83% मार्केट शेयर इसके पास है। रियल टाइम मार्केट के ऊपर कंपनी का 100% मार्केट शेयर है। तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुआ इस बार वो देखने का लायक है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट परचेज में आप देखेंगे तो कंपनी के एक डेटा यहाँ पे देखने को मिला। जो पिछली बार 9 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया था, वो बढ़ के इस बार ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी यहाँ पे बेस्ट तरीके से खुद का फिक्स्ड एसेट को परचेजिंग की है। अभी और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगा। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कितना है, 10 करोड़ के आसपास। कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, 104 करोड़। और कंपनी का रिजर्व कितना है, 859 करोड़। मतलब जो 140 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ते बढ़ते आज कहाँ पे आ चुके हैं, 859 तक आ चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजर्व यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और यही रिजर्व ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट भी यहाँ पे मिला होगा। तो मैं जरूर कहूँगा एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास देखूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को समझिए, इस सिचुएशन को पकड़कर आगे बढ़े। तो मुझे इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना तो मैं इंतजार कर रहा था बहुत दिनों था कोई पैटर्न्स का, क्योंकि यहाँ पे कफ बना था। उसके बाद हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बेसिकली इंडिया के एक ऐसा एनबीएफसी है, एक नॉन बैंकिंग ऐसा फाइनेंशियल कंपनी है जो 100% मार्केट से पैसा उठा पाते हैं। अभी मार्केट से 100% पैसा उठाने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी हमेशा क्या करते हैं, पहले कस्टमर को लोन देते हैं और उस लोन वो हमेशा 100% मार्केट से उठा नहीं पाते हैं। मतलब कुछ लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे कंपनी के घाटा कहाँ पे होता है, जो घाटा होता है वो कंपनी एनपीए के हिसाब से दिखा देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के हिसाब से दिखा देते हैं। मगर आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जिसका एनपी आपको मतलब ना के बराबर दिखेगा। ऐसी कंपनी है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि एनपी जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है, जितना एनपी घटेगा उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट है। और आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन देते हैं और रेलवे गवर्नमेंट को लोन देने का कारण कंपनी को कभी भी लोन डिफॉल्ट नहीं होता, हमेशा कंपनी को पैसा मिल ही जाते हैं। इसीलिए इसका एनपीए का जो परसेंटेज है वो एकदम ना के बराबर है। और यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मुझे कंपनी की खासियत 2 पॉइंट लगा। पहली बात, कंपनी का इस बार भी सेल्स देखा है तो अच्छा खासा दिखे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो 1285 करोड़ था वो 1717 करोड़ बना। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया। उस बेसिस में कंपनी का बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ, जो बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिला था रिजर्व के बेसिस में 36 करोड़, वो पहले 32 करोड़ था, इस बार 36 करोड़ बना। कंपनी का बोरिंग्स 4,18,000 करोड़ था, इस बार थोड़ा सा घट चुके 4,12,000 करोड़। देखिए कंपनी का बोरिंग्स बढ़ना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए। जो लोग फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम करते हैं, जो कंपनी फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम करते हैं, तो उसका हमेशा बोरिंग्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना बोरिंग्स बढ़ेंगे वो उतना ही लोन कस्टमर को दे पाएंगे। तो इस बेसिस में मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मैं आरएफसी के ऊपर मैं अगर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, एफएस ने कुछ क्वांटिटी उठाया और बाकी क्वांटिटी किसके पास है, बाकी क्वांटिटी तो प्रोमोटर के पास ही है। 86% प्रोमोटर के पास है। मतलब जल्द से जल्द कंपनी ओएफएस लेके आने वाला है। अभी मुझे पिछले हफ्ते में 2 दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर ओएफएस होता क्या है। देखिए ओएफएस का मतलब है ऑफर फॉर सेल। मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए इस कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना 86% होल्डिंग है और सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% के ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। तो इस कंपनी को अगर होल्डिंग को 75% लेके आना है तो बाकी 11% होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो जब माल को बेचेंगे तो डायरेक्टली तो वो ओपन मार्केट में प्रोमोटर माल नहीं बेच पाएंगे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ओएफएस लेके आना पड़ेगा। मतलब मार्केट को ऑफर देना होगा कि मैं आज शेयर का कीमत मान के चलिए 100 रुपीज़ चल है, तो ओएफएस लेकर वो ऑफर देंगे 90 में आप खरीदारी कर लीजिए,
मैं आपको शेयर देने वाला हूँ। तो ये जो ऑफर है इसको कहा जाता है ओएफएस। तो इस तरीके से ओएफएस जब आएगा तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन उस माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं क्योंकि उसको सस्ते दामों में मिलते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर बात करूँ तो मुझे एक रेंज दिखा था, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, तो तब मैंने क्या किया डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ पे एक एंट्री फिर से फ्रेश लेना है। तो एक कप तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा एक पैटर्न में इंतजार कर रहा हूँ। अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करके ब्रेकआउट करे तो एक फ्रेश एंट्री मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस एंट्री के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब एंट्री मिलेगा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज, जो 250 करोड़ का कंपनी, 275 करोड़ का कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट। वो क्या है, कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने जा रहा है, वो भी 4:1 का। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।